स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग एल्युमिनियम। सही है, रिएक्शन दिया हुआ है आपको नीचे कि क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो सही है वो बनता है। तो इक्वेशन आपको गिवन की हुई। अब सवाल उसने स्टार्ट किया और सवाल क्या कहता है कि व्हेन 160 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट्स, कि अगर एल्युमिनियम के 160 ग्राम क्या करें हम वो ले लें विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की इजाफी मिकदार के साथ। यानी क्लोरीन की कोई वैल्यू नहीं बताई, लेकिन इस बात से हमें ये समझ जाना चाहिए कि क्लोरीन इसके अंदर हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है और एल्युमिनियम हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे भी हमने देखा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर से कंज्यूम्ड हो जाए, मुकम्मल तौर से खर्च हो जाए, उसकी जितनी मिकदार ली जाए वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो वो सब्सटेंस, वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट के लिए हमारे पास क्या कहलाता था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो रिएजेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए मुकम्मल तौर से कंज्यूम ना हो, उसकी कुछ ना कुछ मिकदार क्या हो जाए, बाकी रह जाए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, एक्सेस रिएक्टेंट, इजाफी मुतामिल कहलाता है वो। तो वो खुद उसने बता रहा है कि क्लोरीन क्या है, इसमें एक्सेस रिएक्टेंट है। तो जाहिर बात है फिर एल्युमिनियम कौन हो गया हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और अगर एल्युमिनियम एक्सेस होता बिलफर्स तो क्लोरीन क्या होता, फिर समझ लें इसके लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता। 12 तो क्या कह रहा है, व्हेन 160 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, 650 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। सही है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। कि आपने बताना है कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड हासिल हो रहा है, और कितना हासिल हो रहा है, 650 ग्राम ये ऑब्टेंड हो रहा है। कितना ग्राम हासिल हो रहा है हमें, 650 ग्राम क्या हो रहा है हमें हासिल हो रहा है। तो ये 650 ग्राम कितने परसेंट हमें क्या हो रहा है, हासिल हो रहा है। सही है। और अब तो हमें पता है कि हम थ्योरी के अंदर पढ़ के आए हुए हैं कि हमारे पास दो तरह की यील्ड थी। एक एक्चुअल यील्ड कहलाती है हमारे पास, असल हासिल होने वाली मिकदार कहलाती है, और एक कहलाती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, जो इक्वेशन हमें बता रही होती है, वो क्या मतलब है इस बात का कि जैसे एल्युमिनियम हमारे पास मौजूद है और हमें पता है कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 27, और यहाँ पे दो एल्युमिनियम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये हो गए हमारे पास कितने, 54 ग्राम। और इसी तरह यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड के 2 मोल है तो 2, और एल्युमिनियम के 27 और प्लस क्लोरीन के 3, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। सही है। तो 3 क्लोरीन एटम का जो हमारे पास मास आएगा वो कितना आएगा, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो हमारे पास आएगा 106.5। कितना आया, 106.5। सही है। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे। सही है। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, लेकिन 3 एटम है तो हमने कितना लिया उसको 35.5, 35.5, 35.5, 3 दफा लिया तो कितना हो गया 106.5। और इस पूरे कंपाउंड के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 2। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 27 को ऐड करेंगे किसके अंदर, 106 के अंदर, तो वो कितना आएगा 133.5। कितना आएगा प्लस करने पर 133.5, और फिर उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। तो वो कितना हो जाएगा 267। कितना हो गया वो 257 ग्राम्स। तो 267 ग्राम। ये इक्वेशन ने हमें बताया है कि अगर हम एल्युमिनियम के
54 ग्राम लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन ने क्या बताया कि अगर हम एल्युमिनियम के 54 ग्राम लेते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड के 267 ग्राम क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ये थ्योरेटिकल यील्ड हो गया, इक्वेशन के लिहाज से थ्योरेटिकल क्या हो गया, यील्ड हो गया। सही है। अब सवाल में कह रहा है कि एल्युमिनियम के कितने ग्राम ले लें, 160 ग्राम। ये गिवन है हमें। तो इस लिहाज से 54 ग्राम से जब 267 ग्राम बन रहे हैं तो 160 ग्राम से कितने बनेंगे, ये कहलाएगा हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन दरअसल प्रैक्टिकली तौर पे क्या होता है कि जो इक्वेशन हमें बता रही होती है प्रोडक्ट की, वो एक्चुअल मिकदार हमें हासिल नहीं होती। उसकी बहुत सारी वजूहत होती है हमारे पास। बाज़ औक़ात जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास वो मुकम्मल तौर से रिएक्ट नहीं कर पाते, रिएक्शन पहले ख़त्म हो जाता है किसी वजह की बिना पर, या जो प्रोडक्ट हासिल हुई है उसको हम मुकम्मल तौर से कह लें कि हासिल नहीं कर पाते, ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ मिकदार क्या हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो ज़ाया हो जाती है कह लें हमारी एक लिहाज से। सही है। तो जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है वो एक्चुअल यील्ड जिसे हम कहते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड से थोड़ी सी क्या होती है, वो कम होती है। तो मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन तो कह रही है कि एल्युमिनियम क्लोराइड के अगर हम 160 ग्राम एल्युमिनियम के ले रहे हैं तो फर्ज कर लेते हैं अभी इसी ज़बानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड के 1000 ग्राम हासिल होते हैं। कितने हासिल हो रहे हैं, 1000 ग्राम। सही है। लेकिन जो सवाल कह रहा है हमें कितने ग्राम हासिल हो रहा है, 650 ग्राम हासिल हो रहे हैं। जबकि अगर हम इस 160 ग्राम के लिहाज से, इस इक्वेशन के लिहाज से एल्युमिनियम क्लोराइड को हल करें तो वो बता रहा है, फर्ज कर रहा है भी हल करेंगे तो पता चलेगा कितने ग्राम हासिल होने थे, लेकिन हुए कितने, वो 650 ग्राम हुए। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि एक शख्स चाय बना रहा है, सही है, और हर एक चाय के कप के लिए वो आधा चमचा चीनी क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। हर एक चाय के कप के लिए क्या करता है, वो आधा चमचा चीनी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ये एक रेशो दे दी हमने, थ्योरेटिकल बात कर ली। अब उसको 10 कप चाय के बनाने हैं तो उसको 5 चमचे क्या लेने पड़ेंगे, चीनी के लेने पड़ेंगे, आधा चमचा फी कप के लिहाज से। अगर उसने 50 कप बनाने तो फिर 25 चमचे क्या चाहिए होगी हमें, शुगर यानी चीनी की मिकदार चाहिए होगी। सही है। तो इक्वेशन तो ये बता रही है हमें, ये बात बता रही है। लेकिन जब प्रैक्टिकल तौर पे इसको परफॉर्म करते हैं तो प्रैक्टिकली तौर पे जो असल जो मिकदार हमें हासिल होती है प्रैक्टिकल में, वो इस थ्योरेटिकल हासिल होने वाली मिकदार से कुछ ना कुछ मिकदार क्या होती है, कम होती है। तो सवाल तो हमें कह रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड के कितना हासिल हो रहा है, 650 ग्राम। कितना हासिल हो रहा है, 650 ग्राम। अब हमने ये देखना है कि जो इक्वेशन हमें बता रही है, थ्योरी हमें बता रही है इस इक्वेशन की कि इतने से इतने बनते हैं, उस हिसाब से हमारे पास कितने ग्राम बनने चाहिए थे, लेकिन बने नहीं। बने कितने हैं जो सवाल हमें बताएगा। सवाल ने बता दिया कि 650 ग्राम बने हैं, लेकिन इक्वेशन कह रही है नहीं, इतने नहीं बनने चाहिए, इतने से ज़्यादा बनने चाहिए थे। तो जो ज़्यादा बनते वो क्या कहलाएगी, हमारी थ्योरेटिकल यील्ड। और जो एक्चुअल असल में बने हैं जो सवाल ने दे दिया वो कितने हैं, 650 ग्राम। तो इनका डिफरेंस हमें देखना है परसेंटेज के अंदर कि कितना फ़र्क आ गया हासिल होने वाली मिकदार में, जो होनी चाहिए थी और जो हुई, उन दोनों के दरमियान कितना गैप आया। उसी गैप को हमने परसेंटेज के अंदर क्या करना है, मालूम करना है या बताना है, जो हमारा एक्चुअल क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो देखिए इक्वेशन ने क्या बताया हमें, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन ने क्या बताया कि 54 ग्राम एल्युमिनियम गिव्स कितना दे रहा है, 267 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। इक्वेशन ने क्या बता दिया कि
अगर हम एल्युमिनियम के 54 ग्राम लेंगे, कितने लेंगे? 54 ग्राम, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के 267 ग्राम क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। और अगर हम एल्युमिनियम के 1 ग्राम ले लें, तो क्या हो जाएगा? 267 डिवाइड बाय 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब सवाल में कितने लिए इसके? 160 ग्राम एल्युमिनियम विल प्रोड्यूस कितने हो जाएंगे? 267 डिवाइड बाय 54 और मल्टीप्लाई बाय 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। कि अगर हम एल्युमिनियम के 160 ग्राम ले लें तो क्या होगा? इतने ग्राम एल्युमिनियम के क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। अब इक्वेशन ने जो रेशो बताई कि 54 से कितने बन रहा है? 267, जितने टाइम्स वो बन रहा है। अब 160 क्योंकि इजाफी मिकदार ली है तो इसकी मिकदार भी क्या हो जाएगी? कुछ इजाफी हो जाएगी। कितनी जाएगी? वो इस फार्मूले से क्या हो जाएगी? हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। हम 267 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 160 से, और फिर डिवाइड करेंगे किससे? 54 से। तो हमारा क्या आंसर आया? 791.11 ग्राम। 791.11 ग्राम। तो इक्वेशन तो कह रही है कि अगर एल्युमिनियम के आप 160 ग्राम लेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड के 791 यानी 791 ग्राम तकरीबन ये बनेंगे, यानी ये बनने चाहिए थे। सही है। लेकिन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? हमें 791 की जगह कितने हासिल हुआ? 650 ग्राम। ये 650 ग्राम कहाँ से आया? ये सवाल ने हमें बता दिया कि भाई जो हासिल हुए हैं वो 650 हुए हैं। जबकि थ्योरी क्या कह रही है? इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है कि 791 हासिल होने चाहिए थे। लेकिन जाहिर बात है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ हमारे पास मिकदार क्या हो जाती है? मुख्तलिफ रीजंस की वजह से वो थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है, के लिए ज़ाया हो जाती है, के लिए या हम हासिल नहीं कर पाते, जो भी अल्फाज के लिए। तो हासिल कितनी होनी चाहिए थी? 791, जबकि हासिल कितनी हुई है? 650। अब इसका जो गैप है, इसी गैप को मालूम करना है हमने, लेकिन किस शक्ल में? परसेंटेज की शक्ल में। किस शक्ल में? परसेंटेज की शक्ल में। अब परसेंटेज का फार्मूला क्या है? जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं किसी भी किस्म का, उसके हम जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें कुल नंबर मिलते हैं, तो हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कि परसेंटेज बराबर किसकी होती है? भाई मार्क्स ऑफ 10, कि आपने कितने नंबर हासिल किए। तो हमने मिकदार असल में कितनी हासिल करी है? 650। सही है ना। जैसे किसी ने पेपर दिया 100 नंबर का, उसके 80 नंबर आ गए, 20 नंबर उसके कट गए। तो कुल हासिल कितना होना था? इतना। यानी ये समझ लीजिए कुल नंबर से हमारे पेपर के टोटल मार्क्स हैं। 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर है, समझ लीजिए। आपको हासिल कितने करने चाहिए थे? मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? इतने कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या? प्रैक्टिकल के दौरान कुछ ना कुछ मिकदार क्या हो गई हमारी? वो कम हो गई। सही है। और हमें हासिल कितनी हुई? वो इतनी हुई। तो ये कहलाएंगे हमारे ऑक्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड, जो हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं? ऑक्टेंट मार्क्स। और डिवाइड किससे करते हैं? टोटल मार्क्स से, जो क्या है हमारे पास? थ्योरेटिकल यील्ड। तो फार्मूला क्या बना? परसेंटेज बराबर किसकी होती है? ऑक्टेंट मार्क्स की जगह पे क्या आएगा? एक्चुअल यील्ड, क्योंकि एक्चुअल यील्ड की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और डिवाइड किससे करना है हमने? थ्योरेटिकल यील्ड, यानी टोटल मार्क्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। या मैं ज़्यादा क्या हो सकता है? दोनों की वैल्यू क्या होता है? बराबर। तो इसके अंदर 100% हासिल होगा हमें। सही है। लेकिन हासिल कितना होना चाहिए था? 791, लेकिन हासिल हुआ कितना? 650 हासिल हुआ। सही है। तो ये हमारे समझ लें, ये ऑक्टेंट मार्क्स हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। और ये क्या होगा? टोटल मार्क्स, जो कि हमारे लिए यहाँ पे क्या कहलाता है? थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हम 100 से करते हैं। सही है। तो उम्मीद है ये बात आपकी कुछ हद तक समझ में
आ गई होगी। तो इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से जो उसको उतारना है वो क्या करे, ये काम उतार ले जल्दी से, फिर आगे परसेंटेज क्या करते हैं मालूम करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड बराबर किसके है, हमारे पास क्या आएगी, एक्चुअल यील्ड, और डिवाइड किससे करना है, थ्योरेटिकल यील्ड से, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने 100 से। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है, जो सवाल में बताई वो 650 है, जबकि हासिल कितनी होनी चाहिए थी हमारे पास 791.1 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम पहले 650 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, या 650 को डिवाइड करेंगे किससे 791 से, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, या पहले मल्टीप्लाई कर दें 100 से और बाद में क्या करते हैं 791 से क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो देखें क्या आंसर आता है इसका, हम 650 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं किससे 791.1 से, तो हमारा आंसर क्या आता है 0.821, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो कितना रहेगा 82.16 82.16%। तो परसेंटेज जो यील्ड हुई हमें वो कितनी हो गई 82.16, यानी तकरीबन कह रहे हैं कि 18%, 18% तकरीबन क्या हो गया, जो प्रोडक्ट थी हमारी ज़ाया हो गई कहने के लिहाज से। सही है, यानी कि समझ 100 नंबर का पेपर था तो हमने कितने नंबर लिए उसमें से 82 मार्क्स हमने क्या करें ऑब्टेन करें, तो हमारी परसेंटेज क्या बन गई 82 बन गई। तो जो परसेंटेज यील्ड हुई है हमारे पास वो कितनी हुई है 82.16 हुई है हमें परसेंट के लिहाज से। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने क्या बात करी कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो थोड़ी सी क्या होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़बानी बात कर रही होती है कि इतने लेंगे तो इतने होने चाहिए, जो बैलेंस इक्वेशन हमें बताती है। लेकिन हम बाकायदा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है कुछ ना कुछ मिकदार किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है हमारे पास हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट होती हैं। तो सवाल में बताया था कि हमें हासिल कितनी हुई 650, लेकिन हमने थ्योरेटिकल जब बात की, ज़बानी बात की इक्वेशन को देख के, बैलेंस इक्वेशन को देख के, तो वो कितनी हुई 791। तो ये गैप आ गया दोनों के दरमियान, तो इसी गैप को हमने मालूम किया किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर, जिसको सवाल में उसने कहा था। तो परसेंटेज का फार्मूला हमने क्या लगाया, एक्चुअल या असल हासिल कितनी हुई, थ्योरेटिकल होनी कितनी चाहिए थी, वो मल्टीप्लाई बाय 100, जब हमने वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई हमारे पास 82.16। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, सिल्वर सल्फाइड का फार्मूला दिया हुआ में Ag2S इज एन एंटी माइक्रोबायल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम Ag2S इज रिएक्टेड। कि अगर एक तजर्बे में Ag2S के यानी सिल्वर सल्फाइड के 24.8 24.8 ग्राम इसके क्या करे जा रहे हैं, अमल में लाए जा रहे हैं विद द एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इजाफी मिकदार के साथ। सही है, एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन आपको क्या करा हुआ है इक्वेशन में गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, दो पार्ट दिए हुए इस सवाल में। नंबर 1 मास ऑफ एजीसीएल प्रोड्यूस या फॉर्म्ड, कि एजीसीएल का कितना मास क्या होगा वो बनेगा प्रोड्यूस होगा। और नंबर 2 पार्ट क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट एसटीपी, और हमें क्या बताना है कि इस H2S का कितना वॉल्यूम क्या होगा प्रोड्यूस होगा एसटीपी के ऊपर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल है हमारे पास
ये हमारे पास है स्टोइचोमेट्री वाला। जैसे हम इस चैप्टर के आगाज में देख चुके हैं कि स्टोइचोमेट्री किससे कहते हैं। हमने क्या बात की थी कि कम से कम दो चीजों के दरमियान मिकदार के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से रिलेशन चेक करना, रिलेशन बताना उनके मुतालिक, तो वो प्रोसेस, वो अमल क्या कहलाता है हमारे पास, स्टोइचोमेट्री कहलाता है हमारे पास। सही है। तो इस सवाल के अंदर हमें Ag2S का जो मास गिवन है वो 24.8 ग्राम है, और AgCl का मास आपसे क्या कर रहा है, मालूम कर रहा है, और H2S का वॉल्यूम क्या कर रहा है, मालूम कर रहा है STP के ऊपर। तो देखिए, जब आपको मास देके मास मालूम करे, क्योंकि हमें पता है स्टोइचोमेट्री में जो रिलेशन हम चेक करते हैं वो तीन तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है? नंबर एक हमारे पास क्या कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मास मास रिलेशन। नंबर टू हमारे पास क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशन। और नंबर थ्री हमारे पास क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ये तीन हमारे पास क्या है, रिलेशंस हैं। सही है। नंबर वन, मास मास रिलेशन कब इस्तेमाल करते हैं या कब कहलाया जाता है कि मास मास रिलेशन है, कि जब सवाल में किसी सब्सटेंस का मास आपको क्या कर दे, गिवन कर दे, और किसी दूसरी चीज का मास क्या करे, आपसे मालूम करे, यानी मास दे और मास ही रिक्वायर्ड करे। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मास मास रिलेशन कहते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर वन है इस क्वेश्चन का, उसमें सिल्वर सल्फाइड का मास हमें गिवन है 24.8, और AgCl का मास क्या कर रहा है, हमसे मालूम कर रहा है। तो इस पहले पार्ट को हल करने के लिए हम कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, मास मास रिलेशन। यानी मास मास रिलेशन कब इस्तेमाल होता है, जब सवाल में मास आपको किसी सब्सटेंस का गिवन कर दे और किसी दूसरे सब्सटेंस का मास आपसे क्या करे, रिक्वायर्ड करे, कैलकुलेट करवाए, पूछे, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है हमारे पास, मास मास। जबकि पार्ट टू इसका जो है हमारे पास क्या कह रहा है कि H2S गैस का वॉल्यूम कितना है। सही है, STP के ऊपर। अब सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, मास वॉल्यूम। ये कब होता है, कि जब सवाल में मास गिवन करे, जैसे कि Ag2S का मास गिवन है, और किसी दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या करे, STP के ऊपर मालूम करे, तो वो रिलेशन क्या बन जाता है हमारे पास, मास वॉल्यूम रिलेशन बन जाता है। कि मास गिवन है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, मास वॉल्यूम रिलेशन कहता है। तो पार्ट वन के अंदर तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मास मास रिलेशन, और पार्ट टू को हल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशन। बात क्लियर हो गई। वॉल्यूम वॉल्यूम इस सवाल के हिसाब से नहीं है हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कब होता है, कि जब वॉल्यूम ही गिवन करे और वॉल्यूम ही क्या करे, हमसे रिक्वायर्ड करे। जबकि गिवन क्या है हमारे पास, मास गिवन है, तो मास वाला रिलेशन अप्लाई होगा। अब मास मास पहले वाले के लिए और मास वॉल्यूम दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पहले पार्ट वन हल करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पार्ट टू पे हम क्या करते हैं, जाते हैं। तो हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं किसका, पार्ट वन का। सही, डेटा फॉर वन हमारे पास मास गिवन है किसका, गिवन मास ऑफ Ag2S, वो कितना दिया है, 24.8 ग्राम, ये आपको गिवन है। और मास फॉर्म्ड ऑफ AgCl वो क्या कर रहा है, आपसे मालूम कर रहा है। सही है जी। तो मास गिवन है और मास ही क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो रिलेशन बन गया मास मास रिलेशन। तो मास मास रिलेशन को हल करने का हमारे पास क्या स्टेप होता है, तो स्टेप को जहन में बिठाएं, फिर आसानी से कोई भी सवाल दिया हुआ इससे रिलेटेड उसको हम बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं इसको हल करने के। नंबर एक, जिस सब्सटेंस का मास आपको गिवन है, जिस सब्सटेंस का भी मास क्या है आपको गिवन है, उसके मास को कन्वर्ट करने किसके अंदर, मोल में। किसमें कन्वर्ट करें, मोल में।
फिर जिस सब्सटेंस का मास आपसे क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड कर रहा है, उसका, और जिसका मास गिवन था उसका इक्वेशन के मुताबिक मोल रेशियो चेक करेंगे, कितने से कितने मोल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कितने मोल लेते हैं तो कितने मोल बनते हैं, एक ताल्लुक मिल जाता है हमें, सही है, रिलेशन मिल जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि जिस सब्सटेंस का मास आपको गिवन है और जिस सब्सटेंस का मास आपको क्या करना है, मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर जो सवाल में इक्वेशन गिवन होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होती है, उन दोनों के मासेस को इक्वेशन में चेक करते हैं कि कितने कितने इक्वेशन में उनके मासेस रिएक्ट कर रहा है, अमल कर रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है। तो मास गिवन है Ag2S का, तो इसका देखते हैं कितना मास इक्वेशन में रिएक्ट कर रहा है बैलेंस इक्वेशन में, और जिसका मास मालूम कर रहा है उसका मास टोटल इक्वेशन के अंदर कितना मौजूद है। तो सबसे पहले Ag2S के ऊपर आ जाए, तो सिल्वर के 2 एटम है और सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108। तो 108 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर का मास 32, सही है जी, सल्फर का एक ही एटम है तो 30 हो गया। 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहेगा हमारे पास, 216 216, और फिर इसमें 32 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 248 ग्राम। ये हमारे पास मास आ गया Ag2S का इक्वेशन में, कि इक्वेशन में क्या रिलेशन है, क्या मास इसका लिया हुआ है बैलेंस के हिसाब से। अब आ जाए किसके ऊपर, हम AgCl के ऊपर। तो AgCl के हमारे पास बैलेंस के लिए 2 मोल है और Ag का मास 108 और प्लस क्लोरीन का मास 35.5, सही थी, दोनों के एक एक एटम है और मोल की तरह 2 है तो 2 बाहर लिख दिया। अब 108 को प्लस करेंगे पहले किसमें, 35.5 में, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 143.5। उस 143.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 287 ग्राम, सही है जी। तो इक्वेशन ने हमें क्या बता दिया कि इक्वेशन के अंदर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन की गई है, Ag2S के 248 ग्राम है और AgCl के कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, उससे 287 ग्राम क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि हम 248 के बजाय 24.8 ग्राम अगर ले लें तो AgCl के कितना मास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा हमारे पास, सही है। तो देखिए जिस तरह हमने शायद पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने बात की थी, उसको हल करते वक्त, कि ये रिलेशन होता क्या है। जैसे हमने सपोज करा था कि 1 कप चाय का बनाने के लिए हमें आधा चमचा चीनी क्या होती है, वो रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है, फर्ज कर लेते हैं। एक रिलेशन है कि 1 कप टी बनाना है, प्रोड्यूस करना है, यानी तैयार करना, प्रिपेयर करना, तो उसके लिए आधा चमचा चीनी क्या होगी, इस्तेमाल होगी। अब अगर 5 कप आपको चाय बनानी हो तो उसके लिए जाहिर बात है आधे आधे के हिसाब से 2.5 चमचा चीनी क्या होगी, 2.5 स्पून शुगर क्या करी जाएगी आपके लिए, वो यूज की जाएगी, इस्तेमाल की जाएगी। आधा कप क्या कर रहा हूं, आपने चाय बनानी हो तो फिर उसको आधे चमचे को भी हाफ कर दे, यानी 1/4 स्पून क्या होगी आपका, शुगर क्या होगी, चीनी क्या होगी, इस्तेमाल होगी। तो रिलेशन बन गया ये कि अब उसी रेशो से बढ़ाएंगे किसी चीज को तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक उसी रेशो से बढ़ानी पड़ेगी, उस रेशो की जिस चीज को कम करेंगे एक को तो दूसरी चीज उसी रेशो से क्या हो जाएगी, कम। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या करती है, चीजों के दरमियान एक रिलेशन को बता देती है, हमें ताल्लुक को बता देती है कि इतने से भाई इतने बनते हैं। अब सवाल में हमें उसकी वैल्यू कम या ज्यादा करके दे देता है और फिर पूछता है कि बताए अब कितने बनेंगे। तो यहां भी यही है कि इक्वेशन ने क्या बताया कि 248 ग्राम अगर Ag2S के लिए होते हैं तो कितने बनते हैं, 287। अब सवाल में क्या कह रहा है कि ये ना लें बल्कि क्या ले लें, हम 24.8 ग्राम लेंगे अगर, तो फिर बताएं AgCl का कितना मास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो रिलेशन हमें दे दिया किसने, इक्वेशन ने, और सवाल में वैल्यू जो पूछ रहा है जिस 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 क्वांटिटी से, वो है 24.8। अब इसको हल किस तरीके से हम करते हैं, डेटा उतार ले, वीडियो को पॉज करके फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टेप में भाई सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन
अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ने क्या बताया? 248 ग्राम Ag2S gives, हमारे पास कितने हो रहा है? 287 ग्राम्स ऑफ AgCl। ये रिलेशन हमें इक्वेशन से मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इसको 1 ग्राम में करेंगे। 1 ग्राम Ag2S gives 287 divided by 248 grams of AgCl। और अब कितने में करेंगे? जितने में सवाल में हमसे कह रहा है। तो कितने में कह रहा है? 24.8 ग्राम Ag2S will give 287 divided by 248 multiplied by 24.8 ग्राम ऑफ AgCl। सही है नहीं? तो जब भी हमारे पास मास मास होगा या मोल रेशियो को आपस में कंपेयर करते हैं तो इसी स्टेप वाइज में होता है। पहली जो स्टार्ट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन होता है, फिर उसको 1 में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूनिट यानी यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सवाल के हिसाब से जो वैल्यू गिवन होती है उसमें क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने 287 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 24.8 से और फिर 248 से क्या कर देना है? डिवाइड। या पहले 287 को डिवाइड करना है किससे? 248 से और फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है किससे? 24.8 से। तो कोई भी काम आप क्या कर सकते हैं? इसमें ये अंजाम दे सकते हैं। तो क्या करते हैं हम? 287 मल्टीप्लाई बाय 24.8 और डिवाइड बाय 248। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 28.7 ग्राम, यानी 28.7 ग्राम। सही है, किसके प्रोड्यूस होंगे हमारे पास? AgCl के। कब? जब हम 24.8 ग्राम लेंगे किसके? सिल्वर सल्फाइड के। तो AgCl के हमारे पास 28.7 ग्राम क्या होंगे? वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारा मास के जरिए दूसरी सब्सटेंस का मास क्या हो गया? कैलकुलेट हो गया। तो ये मास मास रिलेशन को हल करने का क्या है? एक मेथड है, तरीकेकार है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है ये बात बहुत आसानी के साथ सही है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था ये, उसके हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इस सवाल को क्या कर लें? इसके आंसर को जो हल सोल्यूशन है उसको क्या कर लें? उतार लें। चलिए अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 का डेटा क्या कर रहा है? डेटा फॉर पार्ट 2 हमारे पास क्या है? मास गिवन है। गिवन मास ऑफ Ag2S वो कितना दिया हुआ? 24.8 ग्राम्स। और वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम प्रोड्यूस एट STP ऑफ H2S। इसके आगे क्या लगा दिया हमने? क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसकी वैल्यू STP के ऊपर क्या करनी है? मालूम करनी है हमें। अब देखिए नहीं, मास आपको गिवन है और वॉल्यूम क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा है। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास? मास वॉल्यूम रिलेशन बन जाएगा। अब जब मास वॉल्यूम रिलेशन है तो हमने मास वॉल्यूम रिलेशन वाले स्टेप क्या करने हैं? हमने यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो मास वॉल्यूम का रिलेशन क्या कहता है हमसे? पहला स्टेप क्या कहता है? उसको हल करने का तरीका क्या बताता है? कि जिस सब्सटेंस का मास आपको गिवन है उसको मोलों में क्या कर लें? कन्वर्ट कर लें। किसमें कन्वर्ट करें? मोल में। और मोल मालूम बनने का तरीका कार्य क्या है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर रहा था कि गिवन मास को जो भी मास दिया जाता है उसके उसी सब्सटेंस के मोलर मास से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा? फर्स्ट वी कन्वर्ट गिवन मास इनटू मोल्स। सही है जी? इसको मोल्स में क्या करते हैं? हम कन्वर्ट करते हैं। तो मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास? कि मोल बराबर किसके होते हैं? कि मोल बराबर किसके हैं? मास इन ग्राम
और डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास, मोलर मास। सही है जी। तो मास आपको कितना गिवन है, 24.8, और इसका मोलर मास कितना है हमारे पास, 248 Ag2S का। Ag2S सिल्वर है, सिल्वर के दो एटम है, 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और सल्फर के 32 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 248। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 0.1 मोल। क्लियर है जी। यानी हमने मास को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, मोल के अंदर। तो जब भी मास वॉल्यूम रिलेशन इस्तेमाल करना हो, अप्लाई करना हो, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि हम गिवन मास को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मोल के अंदर। पहला स्टेप ये होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, गिवन मास को जब हम कन्वर्ट कर चुके हैं मोल के अंदर, उसके मोलों का जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या कर रहा है, आपको रिक्वायर्ड कर रहा है, पूछ रहा है, उसके मोल रेशियो को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे क्या हमें नजर आ रहा है, जैसे हमने पहले ही बात की कि तो नंबर बैलेंस के लिए लगते हैं, वो क्या करते हैं, उनके मोल को शो करते हैं। तो Ag2S के बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मोलों की तादाद कितनी है बैलेंस के हिसाब से 1, और H2S के भी मोल कितने हैं 1। यानी इन दोनों के दरमियान जो मोल रेशो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, एक से एक बन रहा है। कि अगर Ag2S का एक मोल ले रहा है तो H2S के भी कितने मोल बन रहा है, एक मोल बन रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन बैलेंस इक्वेशन। ये जो बैलेंस इक्वेशन आपको दी गई है उसके हिसाब से Ag2S का भी एक मोल है और H2S का भी एक मोल है। मैंने आपको पहले बताया कि तो केमिकल जो इक्वेशन होती है ये चीजों के दरमियान बुनियादी रेशो को, बुनियादी रिलेशन को वो शो कर देती है हमारे पास। जैसे Ag2S के 248 ग्राम थे, उसके 287, ये बुनियादी इनके दरमियान क्या रिलेशन है इक्वेशन का। इसी तरह मोल का रेशो क्या है Ag2S और H2S का, एक मोल से एक मोल। इसका मतलब अब सवाल के अंदर Ag2S के जितने मोल बढ़ा के देगा या घटा के देगा, H2S के भी उसी सेम रेशो से बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। अगर Ag2S के 2 मोल दे दे तो H2S के भी 2 मोल बनेंगे, क्योंकि रिलेशन सेम है, सिमिलर है बिल्कुल। इसका एक मोल है तो इसका एक मोल है, इसके दो है तो इसके दो है, इसका आधा है तो इसका आधा है, इसके 50 है तो उसके भी 50 है, इसके 100 है तो उसके भी 100। रिलेशन सेम रहेगा फिर आप कि बराबर के तादाद से बराबर के मोल ही क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो अब क्या करते हैं, इनको मोल रेशो के लिहाज से इनको कंपेयर करते हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके उतार लें जरा जल्दी से स्टेप नंबर 1 को। सही, तो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू गिवन बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस क्या, कंपेयर मोल रेशो between Ag2S and H2S। स्टूडेंट, तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं किसको, मोल रेशो बिटवीन किस किस की, Ag2S एंड H2S। तो इक्वेशन में क्या बताया हमें कि 1 मोल Ag2S gives 1 mole of H2S। कि एक मोल Ag2S से H2S के भी कितने बन रहा है, एक मोल बन रहा है। सो 0.1 मोल Ag2S will give 0.1 mole of H2S, क्योंकि रिलेशन सेम था। तो अब Ag2S के जितने मोल लिए जाएंगे H2S के भी उतने ही मोल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि रिलेशन इनका क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट दूसरा स्टेप भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में क्या करना होता है मास वॉल्यूम में, कि गिवन मास को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मोल के अंदर। फिर देन मोल का रिलेशन या रेशो चेक करते हैं उस सब केमिकल से, उस प्रोडक्ट से जिसका वॉल्यूम क्या करना होता है, आपने मालूम करना होता है। इस तरह उसके मोल क्या हो जाते हैं, मालूम हो जाते हैं हमें सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एसटीपी के ऊपर अब जो मोल आपने कैलकुलेट कर लिए हैं
उसको वॉल्यूम में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर। इसको वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको उतार लें, फिर हम स्टेप नंबर 3 करते हैं। हम रिलेशन जानते हैं, वो क्या, एज वी नो एट एसटीपी, एसटीपी के ऊपर हम क्या जानते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है हमारे पास, 22.4 डीएम क्यूब होता है। ये एक रिलेशन है किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर। अब वो चाहे H2S गैस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे वो मीथेन गैस हो, इथेन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, XYZ कोई सी भी गैस हो, एसटीपी के ऊपर उस गैस का अगर 1 मोल होगा तो उसकी वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, 22.4 डीएम क्यूब होगी। अब मोल कम होंगे तो उसी रेशो से वॉल्यूम भी क्या होगा, उसका कम होगा। मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी उसका ऑटोमेटिक उसी सेम रेशो से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे 2 मोल हो जाते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी 44.8 डीएम क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम मोल क्या हो जाता है, हाफ, आधा हो जाता है, तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, 11 पॉइंट यानी 11.2 डीएम क्यूब करके हो जाएगा। अब हमें सवाल में जो मोल का आंसर आया था वो कितना आया था, सो द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल आया हमारा आंसर। तो 0.1 मोल ऑफ, अब गैस का नाम हमें पता है H2S गैस, इज इक्वल टू क्या होगा, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सही है, डीएम क्यूब। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 2.24 डीएम क्यूब। ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी बस आप क्या ध्यान में रखें कि किसी भी सब्सटेंस के मोलों को एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम में चेंज करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, जितने भी मोल आपको दिए जाएं, 0.1 हो, 0.2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4.5 हो, 4.3 हो, जो भी हो, बस उसको उठा के स्टैंडर्ड वैल्यू जो 1 मोल की है 22.4, उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो हमारा आंसर आ जाता है किसके अंदर, मोलों से वॉल्यूम के अंदर। तो स्टूडेंट बात अच्छी तरीके से शायद क्लियर हो गई होगी आपको कि हमारा जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा H2S का वो कितना होगा, एसटीपी के ऊपर अगर Ag2S के 24.8 ग्राम क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, तो H2S का बनने वाला जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 2.24 डीएम क्यूब। तो स्टूडेंट उम्मीद है बात ये भी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो, कोई बात क्लियर ना हो रही हो, सही है, तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं आप।